सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे सभी कंपनी से रिलेटेड, वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हाल ही में अगर देखोगे तो IRFC अपने पोटेंशियल्स के हिसाब से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी आपको डिलीवर करती हुई देखने को मिली नहीं है रिसेंट टाइम्स में। अगर हम 52 वीक हाई से देखें तो 26.8% का गिरावट इस कंपनी में देखने को मिलेगा। कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर है, अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा लोन सैंक्शंस करने का और एक अच्छे रेवेन्यू और एक अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करने का, जिस केस में कंपनी अपने करंट वैल्यूएशंस को जस्टिफाई भी कर सकती है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से जो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा उस हिसाब से कंपनी का करंट पी सुपर डुपर एक्सपेंसिव है। पेग रेशो हमें दिखाता है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स के हिसाब से कंपनी का प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स महंगा है या फिर सस्ता है, जिसको हम पेग रेशो के तौर पर जानते हैं। पेग रेशो जब किसी कंपनी का 1 से ज़्यादा इंडिकेट करता है तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ पोटेंशियल्स कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है। बट अभी कंपनी का जो पी है वो एक टाइम पे 45 का हुआ करता था और अभी टूट का 25 पे आ चुका है। बट फिर भी मार्केट को इसका जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है उस हिसाब से करंट पी देखें हम तो सुपर एक्सपेंसिव लग रहा है। अभी के टाइम पे पेग रेशो 1-2 नहीं 10 से भी ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और ये 10 से ऊपर के पेग रेशियो को अगर कंपनी 1 पे लाना चाहती है या फिर 1 से नीचे लाना चाहती है तो कंपनी को काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा इन फ्यूचर, जिससे मार्केट एज्यूम करे कि ग्रोथ पोटेंशियल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन पूरी तरह से जस्टिफाइड है। अब देखो दोस्तों, इसके लिए कंपनी ने काफ़ी सारे एरियाज में एक्सपेंशन करने का फैसला किया है, जिसको हम IRFC 2.0 के तौर पर जानते हैं। अब IRFC 2.0 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपको लेती हुई नजर आएगी और साथ में इंडियन रेलवेज में इनका काम जो है वो एज इट इज़ हमें देखने को मिलेगा, जिससे वो उम्मीद कर रहे हैं 60 से लेकर 80 हज़ार करोड़ तक का एनुअल ऑर्डर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हुए दिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ की एरियाज़ हैं जहां पर IRFC की एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें एक एरियाज तो आप सभी को पता है रेलवे है, जिसमें कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। बट अपनी जो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है उसको कंपनी थोड़ा ब्रॉड करना चाहती है। अगर हम बात करें मेट्रो की तो वहाँ पर भी कंपनी फाइनेंस करना चाहती है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी उतरना चाहती है। उसके अलावा दोस्तों लॉजिस्टिक एंड पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो भी देश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं और वहाँ पर भी IRFC फोकस कर रही है एक्सपेंशन करने का। और साथ में एनर्जी सेक्टर, हाल ही में IRFC ने रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग करने का फैसला किया है और कुछ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने सैंक्शंस भी किया है हाल ही के तौर पर हम देखें तो। जिसको लेकर अगर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था जिस पे मेंशन किया गया था कि IRFC फोकस में है, क्योंकि उन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है जिसका साइज अगर देखोगे तो 16,479 करोड़ हमें देखने को मिलता था। और उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने स्टेशन डेवलपमेंट करने का भी फैसला किया है अपने न्यू IRFC 2.0 स्ट्रैटेजीज में। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होता है तो उस केस में कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी हद तक ग्रोथ पोटेंशियल्स के हिसाब से जस्टिफाइड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों हाल ही में CDSL ने जो Q2 के नंबर्स रिपोर्ट किए थे उसमें कंपनी के नंबर्स Q1 बेसिस पे तो काफ़ी सही थे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिले नहीं थे। और इसी चीज़ को देखते हुए GM फाइनेंशियल्स ने कंपनी के अर्निंग पोटेंशियल को देखते हुए
इस कंपनी को डाउनग्रेड किया था, जिस वजह से कंपनी में गिरावट भी हमें विटनेस करने को मिली थी। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि कंपनी के जो अर्निंग्स है आने वाले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इक्विटी के टर्नओवर्स के बारे में तो वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होता हुआ दिखा है। ऑल टाइम हाई पे तो नहीं गया है, बट हाँ इंप्रूवमेंट्स आपको ज़रूर दिख रही है अगर हम बात करें Q1Q या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अब देखो दोस्तों, बीएससी की अगर हम इक्विटी टर्नओवर की बात करें नवंबर या फिर अक्टूबर के महीने का, तो उसको अगर कंपैरिजन करोगे पहले के महीने से तो क्लियर कट आप उसमें एक बड़ा गैप देख सकते हैं। अगर हम बात करें एक दिन के एवरेज टर्नओवर के बारे में तो वो हमें लगभग 7,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी अक्टूबर के महीने में, और वही अगर हम देखें नवंबर के महीने में तो ये नंबर हमें 8,000 करोड़ के ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। टोटल टर्नओवर जो नवंबर में देखने को मिला है वो लगभग 74,098 करोड़ का है, और जो टोटल टर्नओवर हमें अक्टूबर में देखने को मिली थी वो 1,60,900 करोड़ का था। बट अक्टूबर का वर्किंग डेज 21 दिन का था और नवंबर तो अभी 9 दिन का हुआ है। नवंबर के महीने जब क्लोज होते हुए नजर आएंगे तो 8,000 के एवरेज के हिसाब से अगर रहता है तो टोटल जो टर्नओवर देखने को मिला था इक्विटी का बीएससी में अक्टूबर के महीने में उसको इजिली नवंबर क्रॉस कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या है कि ये हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि इक्विटी में जो कंपनी बिजनेस करती है उसको फायदा हो सकता है। बट ये नंबर दोस्तों ऐसा नहीं कि बेस्ट नंबर है। अगर हम पिछले साल की बात करें 2024 के फाइनेंशियल ईयर के बारे में, 25 के फाइनेंशियल ईयर के बारे में, तो वहाँ पर अगर आप अप्रैल के महीने का डेटा देखोगे, जून के महीने का डेटा देखोगे, मई का या फिर जुलाई का देखोगे, तो वहाँ पर एक दिन का जो एवरेज देखने को मिलता था 11-12 हज़ार करोड़ का दिखता था, और अभी के टाइम पे वो नंबर 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास है। तो पहले के मुकाबले अभी भी टर्नओवर तो एक दिन का कम ही है, बट वो पीक टाइम था और अभी पीक टाइम नहीं है। पिछले साल के हिसाब से देखें तो बेटर नंबर है, और पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी देखोगे तो इंप्रूवमेंट्स दिख रही है। तो इससे हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि जेएम फाइनेंशियल्स ने जो पोटेंशियल्स बताया था कंपनी के अर्निंग्स प्रेशर का, कंपनी के अर्निंग्स का, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करना, क्योंकि ये उतनी भी बड़ी सरदर्द मुझे नहीं लगती जितनी बड़ी जेएम फाइनेंशियल्स ने हाईलाइट किया था। बट हाँ, मेरा जो भी चीज़ें हैं, जो भी कहना है, वो सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए डेटा की बेसिस पे मैंने आपको बताई है। इसको रिकमेंडेशन आप बिल्कुल भी मत समझना। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको दिखती है, मार्केट से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंपनी के चार्ट्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा दोस्तों कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं इनके, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो हाल ही में देखोगे तो IDFC फर्स्ट बैंक अपने 52 वीक हाई के आसपास ही आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। और अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की तो एक टाइम पे कंपनी अपने 20 की पी के भी नीचे आपको देखने को मिलती थी, इनफैक्ट अपने मीडियन पी के भी नीचे दिखती थी। बट अभी कंपनी का जो मीडियन पी था उससे ऑलमोस्ट कंपनी का करेंट पी हमें डबल होता हुआ दिखा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है भाई कि कंपनी के जो अर्निंग्स है आगे चलकर हमें बेटर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। पहले कंपनी में जो गिरावट हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू तो ग्रो कर रहे थे बट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो अनसिक्योर लोन है उस पर कंपनी की ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। ईपीएस कट हो रहे थे कंपनी के एनालिस्ट ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। बट अभी कंपनी ने बताया है कि जो रेपो रेट कट हुआ है उसको कंप्लीट कंपनी ने पास ऑन कर दिया है कस्टमर्स को, जिससे उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इस क्वार्टर में तो लो पे थे बट Q3 से इंप्रूव होंगे, Q4 में भी इंप्रूव होंगे और Q1 में भी इंप्रूव होंगे। तो इससे पता चलता है कि आगे चलकर कंपनी के जो नंबर्स प्रॉफिट के डी ग्रोथ देखने को मिलते थे वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी वजह से मार्केट ने थोड़े से वैल्यूएशंस अपग्रेड किए हैं इस कंपनी के। और अगर हम बात करें इसके पीयर्स के बारे में तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे इसके पीयर्स हैं। वैल्यूएशन वाइज देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा हाई है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ICICI बैंक के कंपैरिजन में, एक्सिस के या फिर HDFC बैंक के कंपैरिजन में, तो वैल्यूएशन इसका डबल से भी ज़्यादा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना और वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करने के लिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मार्केट फोकस में रखी हुई है उस चीज़ को कंपनी अगर कन्वर्ट करती है प्रॉफिट में तो उस केस में फिर ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो सकता है। अदरवाइज अगर प्रॉफिट कन्वर्ट नहीं हुआ रेवेन्यू जैसा तो उस केस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस चीज़ को हाईलाइट में रखना अपने दिमाग में। बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं, सभी चीज़ें सीखने के लिए थी। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों राम रत्न वायर। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि एक्सपेक्टेड है कि ये जो बोनस शेयर है 1:1 का
ये अप्रूव तो कंपनी ने कर दिया है, बट इसका जो शेयर क्रेडिट होगा वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2026 में भी देखने को मिल सकती है। सो अगर आप राम रतन शेयर के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।